हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। इसका टाइटल है हादसा और इसे लिखा है शेखर ने। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये मलिन ज़रूर होते हैं मगर कभी मिटते नहीं। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर है जो एक यात्रा के दौरान घटित हुई थी और उस रोज़ के बाद अगर मैं कभी किसी को पुनर्जन्म पर बातें करता हुआ सुनता हूँ तो बस हंस देता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। मैंने देखा है पुनर्जन्म होते हुए और ये बात कहने के लिए मैं खुद जीवित हूँ। मुझे कार में घूमना बड़ा पसंद है, खासकर लॉन्ग ड्राइव। जब भी मन थोड़ा परेशान होता है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म की तरह एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। तरह तरह के लोग, नई नई जगह देखकर मन खुश हो जाता है। वही पेड़, वही पौधे, वही बादल, वही सड़क, मगर किलोमीटर दर किलोमीटर अलग लगने लगते हैं। और मुझे हर बार एक ख्याल ज़रूर आता है कि ज़िंदगी की सड़क पर वक्त की गाड़ी में हम कितना दूर भी निकल जाएं, एक रोज़ हादसा हो जाता है। हम मर जाते हैं और फिर क्या? फिर पैदा होकर गाड़ी पकड़ते हैं और फिर चलने लगते हैं। वही सड़क, वही पेड़, वही बादल, मगर किलोमीटर के साथ साथ सब कुछ नया होता है। और शायद इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हम पैदा इसलिए होते हैं कि गाड़ी चला सके और एक रोज एक हादसे का शिकार हो सके। ये चक्र अनवरत चलता ही रहता है, मगर जब इस चक्र से निजात पा जाते हैं तब शायद उसे मोक्ष कहते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बहुत दिन तक मैं अपने काम में व्यस्त रहा। मुझे अपने आप के साथ वक्त बिताने का भी वक्त न मिला। मैंने तय किया कि जब फलां काम खत्म कर दूं तब मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊंगा, लेकिन फलां काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महीने भर गुजर गए और मैं झल्ला गया था। एक रोज फलां ढिमका सब कुछ छोड़कर लॉन्ग ड्राइव में मुंबई शहर से दूर अपने घर की ओर निकल गया। आमतौर पर लोग ट्रेन या फ्लाइट का सहारा लेते हैं, मगर मैंने कार से जाना मुनासिब समझा। लंबी सुनसान सड़क थी और मुझे धीरे धीरे मज़ा आने लगा था। पिछले कुछ दिनों से फला और ढिमका के चक्कर में इतना पिस चुका था कि अब ये बदलाव अच्छा लगने लगा था। कुछ दूरी तक जाता, एक चाय की टपरी पर रुकता, चाय पीता और आगे निकल लेता। मुंबई से मेरे घर की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा और मैं 1000 किलोमीटर दूर नागपुर पहुंच गया। नागपुर में मेरे एक मित्र के साथ रात मैंने गुजारी और सुबह होते ही फिर निकल पड़ा। हाईवे पर कुछ ही दूर चला तो मुझे एक पथिक दिखा जो कि लिफ्ट के लिए इशारा कर रहा था। वैसे तो हाईवे का एक नियम है, नो लिफ्ट, मगर दिन का वक्त था और लिफ्ट मांगने वाले व्यक्ति को देखकर मुझे लगा कि लिफ्ट दे देना चाहिए। वो सूट पहने हुए था और बेहद परेशान लग रहा था, जैसे कोई फ्लाइट मिस हो जाएगी उसकी। दरअसल वो नागपुर का ही रहने वाला था और खुद को एक एंटरप्रेन्योर कह रहा था। उम्र लगभग 40 के करीब होगी। कद काठी में लंबा था और आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। उसे किसी मीटिंग के लिए नज़दीकी शहर में जाना था और सफ़र शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। गाड़ी को मैकेनिक के हवाले कर वो लिफ्ट की तलाश कर रहा था। मैं आमतौर पर लिफ्ट नहीं देता हूँ, मगर उसकी आंखों की वो चमक देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जो लोग अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। वो उनमें से था। बातचीत आगे बढ़ी तो मैंने अपना परिचय बतौर लेखक दिया। लेखक सुनते ही वो भी उत्साहित हो गया और फिर बातों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। उसे कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी थी और जब एक लेखक को कोई कहानी सुनने वाला मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए उसे। मंजिल 2 घंटे की दूरी पर थी। MP3 प्लेयर को शांत करके हम दोनों कहानियों के भंवर में गोते लगाने निकल पड़े। उसने पूछा, ऐसे अकेले लंबी यात्रा करने में डर नहीं लगता? मैंने डर की परिभाषा समझाने के लिए रवि नाम के एक शख्स की कहानी सुनाई। रवि बचपन से गिटारिस्ट बनना चाहता था और बचपन से ही उसका विरोध किया जाता था क्योंकि उसके पिताजी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर IAS ऑफिसर बने, लेकिन रवि के गुण पिताजी के विपरीत थे। पिताजी को बाहर नुक्कड़ पर खड़े रहकर लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए उनकी इज्जत और आत्मसम्मान ही सब कुछ था।
मगर रवि कभी घर पर टिकता ही नहीं था। जब तक स्कूल में था तब तक पिताजी की आयत में रहा, मगर जैसे ही कॉलेज की दहलीज छू लिया तब से उसने अपनी इच्छा की बेड़ियों को निकाल फेंका। नतीजा ये हुआ कि जो लड़का पहले चुपचाप पिताजी की बात सुन लेता था, अब वो पलटकर जवाब देने लगा। क्लासेस बंक मार के म्यूजिक कॉन्सर्ट जाने लगा। एक बार बैंगलोर शहर में डेविड गेटा आए हुए थे। बस उनकी धुन सुनने के लिए उसने कॉलेज की फीस के पैसे बचाकर बैंगलोर निकलने का मन बना लिया। ऐसी हरकतें करने लगा कि पिताजी के साथ अब रोज बहस होने लगी। बाप और बेटे की लड़ाई में बेचारी माँ पिसने लगी। रवि को हमेशा डर लगता था कि कहीं उसके सपने अधूरे न रह जाएं। डेविड गेटा का वो कॉन्सर्ट देखने के बाद अब उसके मन में सपनों की नई तरंगें पैदा होने लगी। उसने गिटार क्लासेस ज्वाइन किया और एक जिद करके एक गिटार भी खरीद लिया। गली नुक्कड़ जहाँ पर भी भीड़ दिखे वहाँ गिटार बजाकर लोगों का मनोरंजन करने लगा। वो अपना एक अलग नाम चाहता था, एक अलग पहचान चाहता था। उसे कोई मास्टर का बेटा बुलाए ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसके पिताजी उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान मुंह छुपाते घूमने लगे। वो डर के मारे अपने ही स्कूल के लोगों से मुंह छुपाकर भागने लगे। उन्हें शर्म आती थी ये कहने में कि उनके जैसे एक शिक्षक का बेटा ऐसी भद्दी हरकतें करता फिरता है। जब तक माँ जिंदा रही तब तक सब ठीक था, और जैसे ही माँ का देहांत हुआ रवि का डर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पिताजी ने शादी के लिए जोर डाला और उनसे परेशान होकर एक रोज रवि किसी को बिना कुछ बताए शहर छोड़कर भाग गया। अब वो एक नए नाम से एक नए शहर में रहता था। वापस मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। मेरी कहानी सुनने के बाद मेरे साथ सफर कर रहा वो आदमी बहुत खुश हो गया। डर शब्द से मेरे मुंह से एक कहानी सुनकर वो प्रभावित हो गया। उसने पूछा, आप किसी भी शब्द से कहानी बना सकते हैं क्या? मैंने कहा, शब्दों को जोड़कर ही कहानी बनाई जाती है, इसलिए हाँ, हर शब्द से एक कहानी बना सकता हूँ मैं। उसने मुझसे अपने डर का जिक्र किया। दरअसल वो सब कुछ याद रखना चाहता था, जिंदगी में उस मकाम तक पहुंचना चाहता था जहां उसकी गिनती देश के बड़े बड़े शिल्पपति में हो। उसका एक ही डर था कि कभी अगर उसकी याददाश्त चली जाए तो वो क्या करेगा, उसके सपनों का क्या होगा। उसे रफ्तार पसंद था और वो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता था। मैं आराम पसंद आदमी हूँ, तो आराम से उसकी बातें सुन रहा था और इतने आराम से गाड़ी चला रहा था कि उसने अंत में गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। मैंने साफ साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अभी तक जो हम दोनों इतनी बातें कर रहे थे उस पर अब रोक लग गई। मन ही मन पता नहीं क्यों उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। शायद मेरी कहानी से उसे ऐसा लगने लगा था कि एक रोज डर का सामना जरूर करना पड़ता है। सब कुछ अचानक हो गया, मैं खुद समझ नहीं सका। उसने थोड़ी देर बाद खुद गाड़ी चलाने की जिद की। मैंने साफ मना कर दिया। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था उसे। थोड़ी देर पहले तक सब ठीक था, उसका बर्ताव बदलने लगा। मैंने सोचा कि गाड़ी रोक दूं और उसे उतार दूं, मगर उसने गाड़ी रोकने ही नहीं दिया। बार बार एक्सेलरेटर पर पैर दबाने की जिद करने लगा। करीब 2 किलोमीटर तक ये सिलसिला चला होगा, फिर देखते ही देखते सब ओझल हो गया। सामने से एक बाइक आ रही थी। मैं चूंकि अपने लिफ्ट वाले फैसले पर पश्चाताप कर रहा था तो मेरा ध्यान भटक गया। मोटरसाइकिल वाला बहुत जल्दी में था, आकर हमारी गाड़ी से जोर से टकराया। उसके बाद सब ओझल हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। शरीर के कई हिस्सों में पट्टी लगी थी और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने मोटरसाइकिल वाले आदमी को बगल वाले बेड में देखा। पता नहीं क्यों वो हंस रहा था, जैसे उसके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नागपुर छोड़ने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। अजीब से लोग, अजीब सी प्रतिक्रिया मिल रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बताया कि मैं पिछले 3 रोज से अस्पताल में हूँ। मैंने जब बगल वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने तसल्ली से बताया। दरअसल वो आदमी बहुत जल्दी में था, क्योंकि उसके पिताजी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्हें आखिरी बार देखने के लिए वो जल्दबाजी में मोटरसाइकिल चला रहा था और हमसे टकरा गया।
डॉक्टरों को लगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, मगर वो इंसान मौत को छूकर वापस आ गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुका था वो, इसलिए खुश था और इसलिए वो हंस रहा था बजाय इसके कि वो आखिरी बार अपने पिता को न देख पाया। मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ जो आदमी था वो अपनी मीटिंग के लिए जो लेट हो रहा था उसका क्या हुआ, जिसके कारण मेरा ध्यान भटका और ये दुर्घटना घटी। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कहीं वो गुजर तो नहीं गया। कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब इतनी जल्दी कहाँ से क्या हो गया कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ दिनों में मैं ठीक हुआ और रवाना हो गया, लेकिन मैं दोबारा कार नहीं चला पाया। जिस सफ़र से मुझे हमेशा मज़ा आता था, आज उसी सफ़र के कारण मुझे सफ़र से डर लगने लगा था। कुछ महीने बीत गए। एक बार फिर मेरे नागपुर वाले दोस्त की शादी में मुझे नागपुर आना पड़ा। तब तक मैं उस लिफ्ट वाले आदमी को भूला नहीं था। एक डर था कि अगर उसका पता लगाऊं तो कहीं कोई ये ना कहे कि वो गुजर चुका है। मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई, बहुत सोच विचार किया और मेरे अंतर मन ने मुझे जवाब दिया कि उसके परिवार वालों का हालचाल लेना मेरा फर्ज है। जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी तो हूँ। मैं फिर से वहीं अस्पताल पहुंचा जो शहर से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से एक चौंका देने वाली बात पता चली और फिर मैं समझ गया कि पुनर्जन्म होता है और इसी धरती पर होता है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रवि, वो आदमी जिंदा है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं, न नाम, न पता, न हादसा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।